हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे मनु के शासन व्यवस्था के बारे में। शासन व्यवस्था में मनु के अनुसार शासन का मुख्य प्रयोजन धर्म अर्थ काम की प्राप्ति में साधक बनना है। अर्थात कोई भी गवर्नमेंट है तो गवर्नेंस के लिए उसके पास कुछ स्कीम्स होते हैं। उस स्कीम्स को प्राप्त करने के लिए उसे प्रयासरत रहना चाहिए, उस कार्य में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए ताकि वो उसे अचीव कर सके, अपने जो भी वह नागरिक है उसको वह प्राप्त करवा सके। उसी तरह राजा भी अपने मंत्रियों की सहायता से उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहे। यही मनु के अनुसार जो मनु ने शासन का मुख्य प्रयोजन धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए बताया है। मनु की दृष्टि में राजा को अप्राप्त भूमि और धनादि को प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि राजा का पहला जो कर्तव्य है वह है कि जो अभी अप्राप्त भूमि है या जो धनादि है उसको प्राप्त करना चाहिए। अगर वह उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो उसकी रक्षा करना उसका दायित्व है, और जो रक्षित है उसमें विभिन्न प्रकार से बढ़ोतरी करना, साथ ही जो कुछ बढ़ोतरी हो उसे सुपात्रों में बांट देना चाहिए। जैसे कि राजा जो है वह अपने प्रजा के लिए पिता के समान होता है, तो राजा को पिता तुल्य पालन करना चाहिए, प्रजाओं का पिता के समान पालन करना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया कि सरल कार्य भी अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है। जब कोई भी सामान काम भी है तो अकेला व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। और यह तो राज्य चलाने की बात है, राज्य व्यवस्था की बात है। तो राज्य जैसा महान फल प्रदान करने वाला कार्य अकेले राजा कैसे कर सकता है? इसके लिए राजा को क्या है, उच्च कुलीन शास्त्र ज्ञाता विद्वान कर्मठ विश्वसनीय मंत्रियों की आवश्यकता होगी, जिनके मदद से क्या करेंगे, राजा अपने महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी सलाह लेंगे और उसके लिए उन्हें मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। योग्य मंत्रियों की नियुक्ति के उपरांत राजा को पहाड़ या एकांतवास में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। मतलब अगर योग्य मंत्री है उसके उपरांत योग्य मंत्री को नियुक्त करने के उपरांत राजा को एकांतवास में मंत्रियों से मंत्रणा मतलब विचार विमर्श करना चाहिए। और यह ध्यान देना चाहिए कि उस मंत्रणा में जो विचार विमर्श हो रहा है उस समय उस जगह पर जड़ मुख बहरे वृद्ध स्त्री मलेच्छ रोगी और अंगहीन को वहाँ नहीं रहे, वो लोग वहाँ उपस्थित न रहे, क्योंकि ये सब मंत्रणा का भेदन करने वाले होते हैं। और मनु ने यह भी कहा है कि राजा को जो है मंत्रणा आधी रात मध्य या मध्याह्न में करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मानसिक एवं शारीरिक चिंता से मुक्त रहते हैं। जब यह जो प्रहर है आधी रात या मध्याह्न, तो उस समय राजा या कोई भी जो इंसान है वो मानसिक एवं शारीरिक चिंता से मुक्त होकर स्टेबल होकर स्थिर मन से विचार विमर्श कर सकते हैं। इसलिए मनु जो है उन्होंने यह बोला है कि मध्याह्न या आधी रात को मानसिक खेद तथा शारीरिक चिंता से मुक्त राजा को मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। राज्य कार्य को संपन्न करवाने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी, जिस तरह से अभी हमारे यहाँ भी जो राज्य व्यवस्था है उसमें मंत्रिमंडल होती है। वहाँ जो है उसमें राजा मंत्री और अन्य कर्मचारी होंगे, जैसे आधुनिक मंत्रिमंडल की भांति अभी जैसे कि हम लोग का मॉडर्न जो मंत्रिमंडल है उसके भांति प्रत्येक मंत्री के अधीन कुछ विभाग होंगे। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय इन सब को प्रत्येक मंत्री के मतलब कोई एक एक मंत्री होते हैं उनके अधीन आते हैं। कुछ मंत्री के अधीन 2-3 मंत्रालय है, किसी के अधीन एक मंत्रालय। इस तरह से उस समय भी अभी जो मंत्रिमंडल है इसी मंत्रिमंडल के भांति प्रत्येक मंत्री के अधीन कुछ विभाग होंगे। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि निर्णय बहुमत से हो, जिस तरह अभी के शासन व्यवस्था में जिस तरह से बहुमत से निर्णय लिया जाता है उसी तरह वहाँ उस टाइम भी यही था कि प्रयास यह किया जाना चाहिए कि निर्णय बहुमत से हो। राजा एक विद्वान को महामंत्री नियुक्त करे, महामंत्री के विश्वास और परामर्श से शासन किया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद कैसी होनी चाहिए? तो मंत्रिपरिषद छोटी सुव्यवस्थित और ऐसी मंत्रियों से बनी होनी चाहिए कि वो राष्ट्रीय कार्यों को सही रूप से निर्देशन कर सके। मतलब इससे पहले क्या होता था, जब मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की नियुक्ति होती थी उससे पहले राजा जो है गुप्तचरों से राजा को क्या है गुप्तचरों से
जो भी मंत्री जो चुने गए थे उनके कैरेक्टर्स, जो भी चारित्रिक गुण हैं उनकी जांच करवानी चाहिए, ऐसा मनु ने सजेशन दिया है, ऐसा मनु ने बताया है। केवल उन्हीं लोगों को उन पदों पर लिया जाना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न और चरित्रवान हो। अब आते हैं भूमि। तो भूमि के आधार पर मनु ने राज्य को 2 भागों, पूर्व तथा राष्ट्र में बांटा है। पूर्व की बात हम लोगों ने, पूर्व और राष्ट्र दोनों की बात हम लोगों ने सप्तांग सिद्धांत में देखा था। तो यहाँ पूर्व से तात्पर्य है राजधानी तथा राष्ट्र से तात्पर्य सारे देश के भूभाग से। ठीक है, पूर्व का अर्थात राजधानी तथा राष्ट्र से तात्पर्य किस चीज़ से है, तो सारे देश के भूभाग से। अब मनु जो इसे 2 भागों में जिस तरह से बांटा है, तो मनुस्मृति में यह विभाजन जो है, सफल प्रशासन के लिए राज्य को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सफल प्रशासन के लिए राज्य को इकाइयों में विभाजित किया चाहिए। और यह विभाजन किस तरह से किया गया था, तो 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 100 ग्राम और 1000 गांव के प्रशासनिक इकाइयों में। जिस तरह से हम लोगों ने पहले बोला कि राज्य को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे यह प्रशासनिक इकाइयों में व्यवस्था दी गई। ग्रामिक, जो गांव का प्रमुख था उसे ग्रामिक कहा गया है यहाँ पर। तो ग्रामिक का कर्तव्य गांव में, जैसे एक गांव का जो प्रमुख है उसे ग्रामिक कहा गया। ग्रामिक का कर्तव्य गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना है तथा गांव में पैदा होने वाली फसल में से राज्यांश इकट्ठा कर उसे प्रशासन की अगली इकाई 10 गांव के अधिकारी 10 ग्रामपति को सौंपने की गई है। मतलब जो भी फसल आएंगे उसमें से जो राज का अंश है उसे इकट्ठा करके और उसे अगली प्रशासनिक इकाई कौन होगा, तो 10 गांव का जो प्रमुख होगा, और 10 गांव के प्रमुख को 10 ग्रामपति कहा जाता है। अब 10 ग्रामपति ग्रामीण के विरुद्ध जो शिकायत होगी उसका सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार 20, 100 और 1000 ग्रामों के अधिकारियों को क्रमशः विशति, शताध्यक्ष तथा सहस्त्रपति कहा गया है। मतलब जो 20 ग्राम के अध्यक्ष होंगे उसे विशति, 100 ग्रामों के अध्यक्ष जो होंगे उसे शताध्यक्ष और 1000 ग्रामों के अध्यक्ष को सहस्त्रपति कहा गया है। मनु के उपरोक्त शासन संगठन में शासन की छोटी इकाई को क्रमशः ऊपर की इकाई के प्रति उत्तरदायी बनाकर शासन की पद सोपानी व्यवस्था को गांव पूर्व तक जोड़कर संगठित कर दिया गया है। मतलब जो ग्रामिक है उसकी जो शिकायतें होंगी उसकी सुनवाई 10 ग्रामपति करेगा। उसी तरह अगर 10 ग्रामपति कोई गलती करता है तो उसकी शिकायतों के विरुद्ध काम कौन करेगा, विशति करेगा, मतलब 20 गांव के राजा। क्योंकि ये जो शासन संगठन है उसमें शासन की छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा एक गांव है, और उसी तरह धीरे धीरे 10 गांव, 20 गांव और 100 गांव की बात करिए तो क्रमशः ऊपर की इकाई के प्रति उत्तरदायी बनाकर शासन व्यवस्था को गांव से पूर्व तक जोड़कर संगठित कर दिया गया है। सरकार का द्वितीय अंग इसमें जो है वह कौन है, विधायिका है, जिसका प्रमुख दायित्व जो विधायिका परिषद है उसका प्रमुख दायित्व है कानूनों की व्यवस्था करना। मनु के अनुसार परिषद शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के संगठन से है जो 3 वेदों के ज्ञाता हों। इसके सदस्य, विधायिका परिषद की सदस्य अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 10 होनी चाहिए। इसके निर्माण का आधार, मतलब विधायिका परिषद के निर्माण का आधार संख्यात्मक न होकर व्यक्तिक योग्यता और बौद्धिकता होनी चाहिए। मतलब लोगों सिर्फ संख्या से नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, जो भी व्यक्ति उसकी योग्यता और बौद्धिक जो इंटेलिजेंस है उस पे ही उनके विधायिका परिषद के अंग में शामिल किया जाएगा। मनुस्मृति में राजा को न्यायपालिका के औपचारिक अध्यक्ष का दर्जा किया गया। न्यायपालिका के औपचारिक अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है किसे, तो राजा को। इसके अनुसार न्यायिक कार्यों के सफल संपादन के लिए राजा को न्याय सभा में सदा ऐसे ब्राह्मणों तथा पार्षद के साथ बैठना चाहिए। मतलब जो न्यायिक कार्य होंगे उसमें ब्राह्मण तथा पार्षद जो कि ज्ञाता होंगे, वेदों के ज्ञाता हैं, तो ये लोग बैठेंगे ही। साथ में राजा को भी न्याय सभा में बैठना है। जो विधि वेत्ता ज्ञान में पारंगत हो तथा जो न्यायिक कार्यों में दोष मुक्त सलाह दे सके। मतलब ये लोग जो है ब्राह्मण और पार्षद जो है वो सब कैसे होंगे, तो विधि वेत्ता होंगे, ज्ञान में पारंगत होंगे और जो न्यायिक कार्यों में दोष मुक्त सलाह दे सके। मनु ने न्याय क्षेत्र में राजा की भूमिका को पर्यवेक्षक प्रकृति को माना है।
पर्यवेक्षक मतलब होता है काम की देखभाल करने वाला अधिकारी, मतलब जो न्यायिक कार्य चलेंगी उनका वो देखभाल करेंगे। तो ऐसी प्रकृति को उन्होंने राजा की भूमिका को बतलाया है। लेकिन न्याय कार्य विधि सम्मत है या नहीं, यह देखना भी राजा का दायित्व है। मनुस्मृति के अनुसार न्यायाधीश द्वारा उचित न्याय न प्रदान करने पर अधर्म के अंध में निम्न लोग बराबर के भागीदार होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि अधर्म करने वाला गवाह, न्यायाधीश तथा राजा, मतलब कोई भी हो, या गवाह ही क्यों ना, न्यायाधीश हो या राजा, इस प्रकार जो फरियादी को न्याय न मिलने की स्थिति में अगर इन सब कोई भी हो, अधर्म करने वाला कोई भी हो, अगर फरियादी को न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए राजा को भी समान रूप से भागीदार और उत्तरदायी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि न्याय प्रदान करने वाला न्यायाधीश भी किसके अधीन है? तो राजा के अधीन रहकर कार्य करता है। इसीलिए अगर फरियादी को न्याय नहीं मिलता है तो उस स्थिति में राजा को भी समान रूप से भागीदार और उत्तरदायी माना जाता है। मनुस्मृति में सामाजिक नियमों के विपरीत किए गए कार्यों को अपराध की संज्ञा दे दी गई है। मतलब जो भी सामाजिक नियम था उस समय, तो उसके विपरीत अगर कोई काम करता है तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला को भी अपराधी माना गया है। दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्र के प्रमुख अपराधों में, मतलब जो दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्र है उसमें प्रमुख अपराध में शामिल क्या क्या है? तो चोरी, झूठी गवाही, खाद्य पदार्थों में मिलावट, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य वसूली, धार्मिक अपराध, राज्य के अन्न भंडार या शस्त्रागार को तोड़ना, शारीरिक हिंसा, बलात्कार, धन चोरी, धोखाधड़ी, कर्जा न चुकाना, जेब कतरना। तो ये सब क्या है जो प्रमुख अपराधों में आते हैं। किसके? तो दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्र के। इन अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई है। हम जानते हैं कि इन अपराधों की सुनवाई और निष्पादन के लिए मनु ने योग्य ब्राह्मण न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की। अब ये अपराध है तो इनकी सुनवाई के लिए राजा ने ब्राह्मण जो योग्य होंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने विधायिका परिषद की बात की तो उसमें देखा कि संख्यात्मक नहीं, जब उनके बौद्धिक मतलब इंटेलिजेंस पर नियुक्त किया गया था, उसी तरह मनु ने योग्य ब्राह्मण और न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की है। ब्राह्मण न्यायाधीश उपलब्ध न होने पर क्षत्रिय तथा वैश्य को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग ने वर्ण व्यवस्था में देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कैटेगरी में बांटा गया था। तो उनमें से ब्राह्मण न्यायाधीश अगर उपलब्ध न होंगे तो क्षत्रिय तथा वैश्य को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन शूद्र की नियुक्ति इस पद के लिए पूर्ण रूप से निषेध की गई है। वहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि स्त्री और शूद्र जो है उन्हें वेदों के ज्ञान के लिए, मतलब उन्हें वहाँ भी वेद का ज्ञान वर्जित कर दिया था। उसी तरह यहाँ पर शूद्र को भी शूद्र की नियुक्ति इस पद के लिए पूर्ण रूप से निषेध कर दी गई है। तो आज हम लोगों ने देखा मनु के द्वारा दी गई शासन व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट हम लोग मनु के द्वारा जो भी दंड व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज आ रही है वो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू।